हेलो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं जो भी टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में तो बहुत बार आते रहते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं उन टॉपिक को। मेरा नाम है रोहन और मैं इंटरनेशनल इको पढ़ाऊंगा यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। मैंने 10 साल के पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं और जो ट्रेंड देखा है मैंने, इंटरनेशनल इको के क्वेश्चन बहुत ही गिने चुने कॉन्सेप्ट में से रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लेते हैं तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप सब ये कॉन्सेप्ट्स को नेग्लेक्ट ना करें। और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए यूजीसी नेट एंट्रेंस क्रैक करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ लिंक से हमारे एडुश्योर के यूजीसी नेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको डिटेल लेक्चर वीडियोस, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, मॉक टेस्ट, स्ट्रेटेजी वीडियोस सब मिलेगा इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो मैंने पहले से ही इंटरनेशनल इको के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं उनको एक समरी बना के एक जगह पे इकट्ठा करके रखा है, एंड आई विल गो ओवर द कंसेप्ट्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ। तो डेफिनेशन क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड का? द रेट एट विच अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर एक्सचेंज फॉर इट्स इंपोर्ट्स। तो जो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है ये दो पार्ट्स रहते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट प्राइसेस और एक होता है इंपोर्ट प्राइसेस, जो कि हम डिनोट करते हैं पीएक्स और पीएम से। जब एक्सपोर्ट प्राइसेस रिलेटिवली ज्यादा बढ़ जाते हैं इंपोर्ट प्राइसेस के कंपैरिजन में, तब जो टीओटी होता है वो इम्प्रूव करता है। और जब इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है, जबकि मतलब जो प्राइसेस होता है, इंपोर्ट प्राइसेस होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है रिलेटिवली टू द एक्सपोर्ट प्राइसेस, टीओटी गेट्स वर्स। तो तीन तरीके के टीओटी होते हैं। फर्स्ट इज नेट बार्टर टीओटी, विच इज द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इट्स इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, मतलब एक्स बाई एम। नेक्स्ट आता है ग्रॉस बार्टर टीओटी, जो कि है रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, विच इज क्यू एम बाई क्यू एक्स। और उसके बाद द थर्ड वन इज द इनकम टीओटी, विच इज नेट बार्टर टीओटी मल्टीप्लाइड बाई द एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंडेक्स, विच इज पी एक्स बाई पी एम मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स। तो ये होता है हमारा टीओटी। नेक्स्ट जो होगा वहां पे हम लोग सारे ट्रेड थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो पहला जो ट्रेड थ्योरी है वो होता है मर्केंटलिज्म। तो मर्केंटलिज्म ये बोलता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट इज अ जीरो सम गेम, विच मींस एक कंट्री अगर गेन करता है तो दूसरा कंट्री लॉस करेगा, विच इज वन नेशंस गेन इज अनदर कंट्रीज लॉस। यहाँ पे कंसिक्वेंस क्या हुआ था कि मर्केंटलिज्म लेड टू colonial exploitation, colonies as sources of raw materials and markets for finished goods। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, strong government intervention is very much required to achieve a positive balance of trade, which means exports greater than imports। नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। This theory tells us that a country should specialize in producing that commodity in which it is more efficient. So let's just say there are two countries, country A and country B, और एक गुड है लेट्स से क्लॉथ। अगर कंट्री ए को एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए लेट्स जस्ट से 2 यूनिट ऑफ लेबर लग रहा है, और कंट्री बी को 3 यूनिट ऑफ लेबर लग रहा है, क्योंकि कंट्री एक कम लेबर यूज करके एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बना सकता है, उसका मतलब हुआ कि कंट्री ए इज मच मोर एफिशिएंट। सो कंट्री ए प्रोड्यूस क्लॉथ एंड एक्सपोर्ट इट। दैट इज द कोर आइडिया। और एब्सोल्यूट एडवांटेज का एक लिमिटेशन होता है, which is it does not explain trade if one country is more efficient in producing all the goods। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक कंट्री हर एक गुड में एफिशिएंट हो गया, उस केस में ये थ्योरी वो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि
ट्रेड कैसे होगा कंट्रीज के बीच में। तो इसी लिमिटेशन को याद में रखते हुए डेविड रिकार्डो ने जो थ्योरी निकाला था, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उसका आइडिया क्या था। अगर दो कंट्रीज है, अगेन ए एंड बी, अगर कंट्री ए किसी गुड में ज्यादा एफिशिएंट है, और इस थ्योरी में जो एफिशिएंसी का डेफिनेशन है वो आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो कम होता है, मतलब इट सेक्रीफाइसेस लेस ऑफ अदर गुड्स टू प्रोड्यूस, मतलब वो अगर एक गुड प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स से क्लॉथ, और एक यूनिट ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में उसको दूसरा कोई गुड है, लेट्स जस्ट से दैट इज फूड, तो कंट्री ए अगर एक यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए कम फूड को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कंट्री ए इज मच मोर एफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन क्लॉथ एंड एक्सपोर्ट दैट। तो यही है जो डेविड रिकार्डो ने आइडिया निकाला था, और इसका जो ट्रेड होगा इस थ्योरी के अंडर वो होगा डिफरेंसेस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम हो गया दोनों कंट्री के बीच में तो ट्रेड नहीं होगा। इसमें बहुत सारे सिंपलिस्टिक एजम्पशंस थे जो कि एक लिमिटेशन भी क्रिएट करता है। दोज वर टू कंट्रीज टू गुड्स, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो इस वाले थ्योरी में कंपैरेटिव एडवांटेज जो थ्योरी है इसमें बस लेबर को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट किया गया था, दूसरे जो भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कैपिटल, लैंड, वो सबको निग्लेक्ट किया गया था, बस लेबर वाज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इन रियलिटी नहीं होता है। क्योंकि एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे चीजें लगते हैं, लैंड भी लगता है, कैपिटल भी लगता है, लेबर भी लगता है, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इसको इम्प्रूव किया था बेसिकली। सो opportunity cost theory was an improvement over the comparative advantage theory which, तो इसने, इस थ्योरी ने क्या बोला कि इट रिप्लेस द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, मतलब जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है उसको हम लेबर थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जनरलाइज कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि हम कंपैरेटिव एडवांटेज जो थ्योरी पढ़ रहे थे वहां पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था वो बस लेबर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक जेनेरिक व्यू है जहाँ पे कैपिटल, लैंड, लेबर, सब कुछ को याद में रखते हुए बनाया गया था। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के मामले में, तो विच इज this theory uses increasing opportunity costs, which is more realistic in nature instead of Ricardo's constant costs. तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। इसके बाद जो है हेक्सर ओलिन थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, हेक्सर ओलिन थ्योरी, स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम, लियोनटिएफ पैराडॉक्स, हम एक एक करके आएंगे सब में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हेक्सर थ्योरी से। तो हेक्सर थ्योरी ये बोलता है कि अ कंट्री हैज एन comparative advantage in goods that is intensively that intensively uses its relatively abundant factor। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, मतलब जिस देश में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में है उस देश को वही गुड
में स्पेशलाइज करना चाहिए, जो गुड, वो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो कि ज्यादा मात्रा में है, वो इंटेंसिवली यूज होता है। तो मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू से बताऊंगा कि अगर एक देश में लेबर ज्यादा मात्रा में है कैपिटल से, तो वो हो गया लेबर अबंडेंट कंट्री। तो वो लेबर अबंडेंट कंट्री जो है, उसको लेबर इंटेंसिव गुड्स में स्पेशलाइज करना चाहिए और वही एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो लेबर इंटेंसिव गुड क्या हुआ? लेबर इंटेंसिव गुड का मतलब ये हुआ कि जो भी गुड में, लेट्स से गुड एक्स जो है, इसमें प्रोडक्शन जब करना पड़ता है तो लेबर ज्यादा मात्रा में लगते हैं कैपिटल के मामले में। लेबर abundant कंट्री शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड एंड कैपिटल abundant कंट्री शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड। और इस थ्योरी के थ्रू ये बोला जाता है कि ट्रेड इज डन बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट्स। तो अब मैं जैसे बोल रहा था कि जो फैक्टर इंटेंसिटी है, फैक्टर इंटेंसिटी हम यूज करते हैं गुड्स के मामले में, और फैक्टर एबंडेंस जो यूज होता है वो कंट्रीज के मामले में यूज होता है। तो फैक्टर इंटेंसिटी मेजर कैसे किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाय द कैपिटल लेबर रेशियो। तो लेट्स से कि दो गुड है, गुड एक्स और गुड वाई। हम बोलेंगे कि गुड एक्स इज मोर कैपिटल इंटेंसिव जब के एक्स बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन के वाई बाई एल वाई। तो रिलेटिवली इसका इसका मतलब क्या हुआ कि गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिलेटिवली हमको ज्यादा कैपिटल यूज करना पड़ रहा है। तो गुड एक्स इज कैपिटल इंटेंसिव। और उल्टा हो जाएगा गुड वाई के लिए, गुड वाई हो जाएगा लेबर इंटेंसिव। तो ये हुआ फैक्टर इंटेंसिटी। और फैक्टर एबंडेंस के मामले में दो डेफिनेशन होते हैं। एक होता है कि फिजिकल डेफिनेशन, और एक होता है प्राइस डेफिनेशन। तो फिजिकल डेफिनेशन हमको ये बोलता है कि लेट्स से दो कंट्रीज है, फिर से ए और बी। कंट्री ए इज लेबर abundant when एल ए बाई के ए इज ग्रेटर देन एल बी बाई के बी। ये हुआ हमारा फिजिकल डेफिनेशन, जहाँ पे जो लेबर है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है कंट्री ए में। वो हम ये रेशियो के थ्रू समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो कंट्री ए है दैट इज लेबर abundant। तो ये हुआ हमारा फिजिकल डेफिनेशन। इसी को अगर हम प्राइस डेफिनेशन में शो करेंगे, वो कैसे शो करेंगे हम? जब जो वेज रेट है एक कंट्री में, तो डब्ल्यू ए बाई रेंटल रेट, विच इज रेंटल रेट मतलब जो प्राइस ऑफ कैपिटल होता है, दैट इज लेस देन डब्ल्यू बी बाई आर बी। ये जो ऊपर मैंने लिखा है जो रेशियो एल ए बाई के ए इज ग्रेटर देन एल बी बाई के बी, ये हुआ हमारा फिजिकल डेफिनेशन। और इसी को मैं प्राइस डेफिनेशन में लिखा हूँ ऐसे, डब्ल्यू ए बाई आर ए इज लेस देन डब्ल्यू बी बाई आर बी। तो ये हुआ हमारा हेक्सर ओलिन थ्योरी। और हेक्सर ओलिन थ्योरी का एक कॉन्ट्रडिक्शन निकाला था लियोनटीएफ ने। तो लियोनटीएफ ने ये देखा था कि 1950s के अराउंड यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कैपिटल abundant कंट्री होने के बावजूद भी क्या कर रही थी? एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड्स। हेक्सर ओलिन थ्योरी ये बोल रहा था कि कैपिटल abundant कंट्री जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करेगी।
बट इस केस में क्या हो रहा है, यूएस जो कि कैपिटल एबंडेंट कंट्री है, वो लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ था, जो कि लियोनटीएफ पैराडॉक्स बोला जाता है। तो यही है लियोनटीएफ पैराडॉक्स। इसके बाद आता है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, विच वाज गिवन बाय सैमुएलसन। तो ये थ्योरम क्या बोलता है हमको कि इंटरनेशनल ट्रेड allows the prices of factors like wages, rent to equalize। मतलब क्या हुआ, जब दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो गुड्स में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है, वो ट्रेड के कारण इक्वलाइज हो जाएगा। तो यही है बेसिकली द आइडिया ऑफ फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। इसके बाद आता है स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम। तो स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल से ड्यू टू अ टैरिफ, वो वो जो गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया, वो गुड में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंटेंसिवली यूज हो रहा है, उसका इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेट सपोज एक कंट्री ने टैरिफ इंपोज किया। तो टैरिफ किस किस चीज पे इंपोर्ट होता है, सॉरी, टैरिफ किस चीज पे इंपोज होता है, इंपोर्ट इंपोर्टेड गुड्स पे। ठीक है। और एक कंट्री जो भी गुड इंपोर्ट करती है, हेक्सर थ्योरी क्या बोलता है हम लोगों को, वो इंपोर्टेड गुड में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में रहेगा, जो कि कंट्री में स्केर्सली पाया जाता है। क्योंकि एक्सपोर्टेड वाले गुड्स में हम लोग ज्यादा अबंडेंट फैक्टर यूज कर रहे हैं, और इंपोर्टेड गुड्स में उल्टा हो रहा है, इंपोर्टेड गुड्स में हम लोग स्केर्स फैक्टर यूज कर रहे हैं। तो टैरिफ के कारण इंपोर्टेड गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। और उसके लिए क्या हो रहा है कि जो भी स्केर्स फैक्टर है, उसका जो रियल इनकम होगा, स्केर्स फैक्टर का जो भी रियल इनकम होगा वो बढ़ जाएगा। तो यही है बेसिक आइडिया ऑफ स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम। और स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम का भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि होता है मिड्सलर पैराडॉक्स। तो मिड्सलर पैराडॉक्स इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम। तो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होता है कि एक अगर टैरिफ इम्पोज कर भी दिया एक कंट्री ने, तो उसके कारण मैं जैसे बोल रहा था कि स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम में टैरिफ इम्पोज हुआ, तो इम्पोर्टेड गुड जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बट कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होता है कि टैरिफ कैन लीड टू अ फॉल इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड। तो जो भी गुड हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस घट रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, जो स्केयर्स फैक्टर है दैट इज बीइंग वर्स ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी abundant फैक्टर है वो बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। क्योंकि जब भी वो इंपोर्टेड गुड का डोमेस्टिक प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एक्सपोर्टिंग गुड है, तो एक्सपोर्टिंग गुड और इंपोर्टेड गुड का जो भी रेशियो है, क्योंकि पीएम इज फॉलिंग, तो ये रेशियो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एबंडेंट फैक्टर है उसका इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये दिस इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम। इसके बाद आता है फ्यूचर इंडस्ट्री ट्रेड का डेफिनेशन क्या है, कि ट्रेड ऑफ सिमिलर और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विद इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब एक ही इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस अपने बीच में डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार्स को ट्रेड कर रहे हैं। तो
ये चीज का कॉजेज कॉजेज अब देखेंगे हम लोग, जो भी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंज्यूमर लव फॉर वैरायटी। क्योंकि एवरी कंज्यूमर लव्स वैरायटी, लोगों को वैरायटी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में। तो इसीलिए एक इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज आपस में ट्रेड करती रहती है या कंट्रीज ट्रेड करती रहती है। तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का जो इंडेक्स है, दैट इज गिवन बाई टू। का फॉर्मूला क्या है? वन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एम। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट वॉल्यूम और एम है अपना इंपोर्ट वॉल्यूम। तो वन माइनस मॉड एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एम, दिस इज द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी और टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, इसमें इसमें ये थ्योरीज उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है हेक्सर ओलिन थ्योरी, स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरी के कंपैरिजन में। बट फिर भी इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैंने देखा है पीवाईक्यूज में। तो इसीलिए मैं इन दोनों को ऐड किया हूँ इस डॉक्यूमेंट में। तो क्या है कि टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। तो टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल में ट्रेड जो अराइज होता है, ट्रेड अराइजेस फ्रॉम अ टाइम लैग बिटवीन a product's introduction in an innovating country and its production in other countries। तो जो भी कंट्री एक प्रोडक्ट को इनोवेट कर रही है, वो कंट्री को एक मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि वो कंट्री में वो गुड इनोवेट हो रहा है। तो वो कंट्री क्या करेगी? दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी वो गुड। दिस इज बेसिकली द टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। तो वो टाइम लैग जो क्रिएट होगा दो देशों के बीच में, उसी के कारण ट्रेड हो रहा है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी के अंदर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एक प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल हैज डिफरेंट स्टेजेस, 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज वन में क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है एक इनोवेटिंग कंट्री में, प्रोड्यूस होता है और कंज्यूम भी होता है एक इनोवेटिंग कंट्री में। स्टेज टू में वही जो प्रोडक्ट है, तो उसका ग्रोथ होता है, प्रोडक्ट ग्रोथ, एंड इनोवेटिंग कंट्री अब एक्सपोर्ट करना चालू करती है स्टेज टू में। जब ये इनोवेटिंग कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है और दूसरे देशों में वो गुड पहुंचता है, तो दूसरे देश क्या करते हैं? वो गुड को कॉपी करना चालू करते हैं कि इमिटेट करना चालू करते हैं। तो स्टेज थ्री में इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट प्रोडक्शन फॉर इटसेल्फ। उसके बाद स्टेज फोर में इमिटेटिंग कंट्री एक्सपोर्ट्स टू थर्ड मार्केट्स। तो इमिटेटिंग कंट्री ने क्या किया? वो इनोवेटिंग कंट्री से गुड को मंगाया अपने देश में, उसने देखा, प्रोडक्शन चालू किया, फिर उस इस इमिटेटिंग कंट्री ने ही एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया वापस। और स्टेज फाइव क्या है? जब इमिटेटिंग कंट्री ही ओरिजिनल इनोवेटर कंट्री के मार्केट में एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये है स्टेज फाइव, ट्रेड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आएगा प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी के बाद आता है लिप्सिंस्की थ्योरम। तो ये थ्योरम बोलता है कि एट constant commodity prices, and increase in the endowment of one factor will increase the output of the good that uses the factor intensively। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ये थ्योरम में एक एजम्पशन है कि कमोडिटी प्राइसेस आर कांस्टेंट और एन इंक्रीज इन द एंडाउमेंट ऑफ वन फैक्टर। तो लेट्स से कि लेबर इंक्रीज हो गया, तो जो भी गुड है जिसमें लेबर इंटेंसिवली यूज हो रहा है, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, और दूसरा जो गुड है उसका आउटपुट घट जाएगा। मतलब अगर लेबर बढ़ गया और लेट्स से गुड एक लेबर इंटेंसिव है, तो गुड एक्स का आउटपुट बढ़ जाएगा और गुड वाई का आउटपुट घट जाएगा। इसके बाद आता है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, विच वाज गिवन बाय सैमुएल्सन एंड जोन्स। तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल एक शॉर्ट रन मॉडल है, और इसमें एक एक सेक्टर में स्पेसिफिकली एक फैक्टर रहता है कि वो उसी सेक्टर में यूज होगा, दूसरे सेक्टर में वो नहीं होगा यूज। मतलब
A short run model where some factors like capital or land are specific to a sector and that factor is immobile, मतलब वो दूसरे सेक्टर में यूज नहीं होगा। इस मॉडल में इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड क्या है कि एक्सपोर्ट सेक्टर में जो भी स्पेसिफिक फैक्टर यूज होता है वो बेनिफिट हो जाएगा, और इंपोर्टिंग सेक्टर में जो स्पेसिफिक फैक्टर यूज होता है वो वर्स ऑफ होगा। और मोबाइल फैक्टर जो है, मतलब दो भी फैक्टर्स है जो कि दोनों सेक्टर्स में यूज होता है, जैसे कि लेबर, उसमें एक एम्बिगुअस इफेक्ट है, मतलब वो बेनिफिट भी हो सकता है, वर्स ऑफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसके बाद हमारा लास्ट ट्रेड मॉडल है ग्रेविटी मॉडल, जिसमें जो फॉर्मूला है TIJ इक्वल टू A टाइम्स GDP I मल्टीप्लाइड बाई GDP J डिवाइडेड बाई DIJ बीटा। मतलब ये एक कांस्टेंट है, GDP I जो है मतलब जीडीपी ऑफ कंट्री आई, और GDP J मतलब जीडीपी ऑफ कंट्री जे। DIJ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज आई एंड जे। बीटा होता है डिस्टेंस इलास्टिसिटी ऑफ ट्रेड, ठीक है, और ये बीटा है ग्रेटर देन 0। तो ये है हमारा ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला। और ये जो TIJ है, ये होता है कि फ्लो ऑफ ट्रेड फ्रॉम कंट्री आई टू कंट्री बी। ट्रेड मॉडल्स के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और BOP। तो BOP में तीन अकाउंट्स रहते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन तीन अकाउंट्स के रिलेटेड कि कौन से अकाउंट में कौन सा कंपोनेंट है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है पहले देखेंगे हम। करंट अकाउंट में मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स, ये रिकॉर्ड होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी रिकॉर्ड होता है। अर्निंग्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट और वेजेस फ्रॉम अब्रॉड, एंड वन वे ट्रांजैक्शंस लाइक फॉरेन एड एंड रेमिटेंसेस। ये चार चीजें करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में डेट फॉरगिवनेस, माइग्रेंट ट्रांसफर्स और सेल और परचेज ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब रिकॉर्ड होता है। और फाइनेंशियल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ कंट्रोल, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि लोन, बैंकिंग फ्लो, ये सब रिकॉर्ड होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम कब होगा, जब जो क्रेडिट है और डेबिट है वो इक्वलाइज्ड होगा। और BOP डेफिसिट में रहेगा जबकि आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज से, मतलब डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट। इससे क्या होता है कि एक कंट्री में जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स रहते हैं वो घटते रहते हैं, मतलब डिप्लीट होते रहते हैं। और सरप्लस का मतलब क्या होगा, इनफ्लोज इज ग्रेटर देन आउटफ्लोज। इससे फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेक्स रिजर्व्स गेट इंक्रीज, ठीक है। तो बीओ और BOP में जो भी डिसइक्विलिब्रियम होते हैं उसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। कैपिटल अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम, मॉनिटरी और स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, ये चार टाइप के डिसइक्विलिब्रियम होते हैं।
ये जो भी डिसइक्विलिब्रियम वगैरह आता है बीओपी अकाउंट में, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। मतलब कि हम लोग, मतलब गवर्नमेंट जो है एक कंट्री का, वो प्राइसेस को ऐसे मैनिपुलेट करेगी, या तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल ऑल्टर द रिलेटिव प्राइसेस टू स्विच स्पेंडिंग फ्रॉम फॉरेन टू डोमेस्टिक गुड्स। और इसके मेथड्स क्या होते हैं? करेंसी डिवेल्युएशन या डिप्रिसिएशन, इंपोर्ट टैरिफ्स, कोटास और एक्सपोर्ट प्रमोशन। और दूसरा है कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट ऐसा कुछ पॉलिसी निकालती है कि पूरा डोमेस्टिक डिमांड जो है वो घट जाता है। जैसे कि मॉनिटरी टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, टाइट फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि हायर टैक्सेस, लोअर गवर्नमेंट स्पेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज भी होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट जो भी रहता है वो एक जगह पे फिक्स कर देती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? जो एक कंट्री का एक्सचेंज रेट रहता है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होता है। और टाइप का एक और टाइप का एक्सचेंज रेट पॉलिसी होता है, जो कि होता है कि मैनेज फ्लोट। मतलब मैनेज फ्लोट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, विच इज फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड। इसके बाद आएगा हमारा थ्योरीज ऑफ बीओपी एडजस्टमेंट। जब तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, जो कि मार्शल लर्नर कंडीशन होता है। अगर एक कंट्री में डिवेल्युएशन होता है एक्सचेंज रेट का, मतलब लेट्स से पहले एक डॉलर वाज इक्वल टू ₹70, और अब हो गया एक डॉलर इक्वल टू ₹80। इसका मतलब क्या हुआ कि द इंडियन रूपी गॉट डिवैल्यू। तो devaluation will only improve balance of payment only if elasticity of exports plus elasticity of imports is greater than 1। यही होता है मार्शल लर्नर कंडीशन। ये जो है ईटा एक्स, दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये है इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। और ईटा एम जो है ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स। जब इन दोनों का समेशन ग्रेटर देन 1 होगा, तब ही डिवेल्युएशन बीओपी इंप्रूव करेगा, या तो नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो डिवेल्युएशन विल वर्सन बीओपी। और ये कर्व इफेक्ट क्या है? जो डिवेल्युएशन, एक कंट्री जब भी डिवेल्युएशन करती है तो इमीडिएटली क्या होता है? ट्रेड बैलेंस घट जाता है, मतलब वर्सन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे ओवर टाइम वो ट्रेड बैलेंस बेहतर होते रहता है। तो अगर वो कर्व ऐसा दिखता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम दिखाते हैं और यहाँ पे हम ट्रेड बैलेंस वाई एक्सिस में, ऐसा ऐसा लगता है वो। जी, जब भी डिवेल्युएशन अनाउंस होता है, पहले ट्रेड बैलेंस घट गया, उसके बाद धीरे 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 वो ऊपर जाते रहता है। और एक और चीज है एब्जॉर्प्शन अप्रोच, जहाँ पे फॉर्मूला होता है बीओपी इक्वल टू Y - A। वाई हो गया हमारा इनकम और आउटपुट, और ए इज गिवन बाय C+I+G। तो बीओपी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन। तो डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन इज गिवन बाय दिस ए। अगर एक कंट्री में डेफिसिट होता है, इसका मतलब क्या हुआ? उस कंट्री में स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन इज मच मोर देन द नेशनल इनकम। इसके बाद बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है दो, प्रेबिट सिंगर और भगवतीज पैराडॉक्स। भगवतीज पैराडॉक्स के ऊपर तो मैंने आई थिंक
3 बार क्वेश्चन देखा है लास्ट 10 साल में। तो पहले प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस देख लेते हैं। ये क्या बोलता है कि द टर्म्स ऑफ ट्रेड टेंड टू डिटेरियोरेट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द लॉन्ग रन, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो प्राइमरी गुड्स में स्पेशलाइज करती है। और जब भी मतलब प्राइमरी गुड्स वो एक्सपोर्ट करती है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें क्या होता है, लो इनकम इलास्टिसिटी होता है। लो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब, जब इनकम इनकम अगर बहुत ज्यादा भी बढ़ गया तो इन गुड्स का जो डिमांड होता है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा ही बढ़ता है। तो प्राइमरी गुड्स में लो इनकम इलास्टिसिटी रहता है, और जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स रहता है वो ये डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट करती है, जिसमें कि हाई इनकम इलास्टिसिटी रहता है। तो ओवर टाइम क्या होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट चली जाती है। और भगवती पैराडॉक्स यानी कि इमिसराइजिंग ग्रोथ क्या बोलती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन मेक अ कंट्री वर्स ऑफ। जैसे कि ये मैंने बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है, प्राइमरी गुड की एक्सपोर्ट जब होता है, दैट फ्लड्स द इंटायर वर्ल्ड मार्केट। इससे क्या होता है, सप्लाई बहुत बढ़ जाता है प्राइमरी गुड्स का। उससे प्राइमरी गुड्स का प्राइस वर्ल्ड मार्केट में घट जाता है। उससे ईओटी गेट्स डिटोरियोरेटेड एंड इट गोज अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्री। तो उससे क्या होता है कि कंट्री गेट्स वर्स ऑफ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल फ्लेमिंग मॉडल है, जहाँ पे क्या होता है कि ये आईएसएलएम मॉडल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक कर्व एड ऑन होता है आईएस और एलएम के अलावा भी। जहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट्स के अंदर क्या होता है कि फिस्कल पॉलिसी इज मच मोर इफेक्टिव, मॉनिटरी पॉलिसी इज नॉट दैट इफेक्टिव। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स में मॉनिटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव। तो क्या होता है कि अगर ये मेरा आईएस कर्व है, ये एलएम कर्व है, और ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस लाइन इस लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स है, उनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विल बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब बीपी विल बी इक्वल टू वी। अगर लेट्स से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब लेट्स से मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाता है इकोनॉमी में, तो क्या होगा, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इससे क्या होगा, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम ये बीपी कर्व के नीचे चला जाएगा। जब भी नीचे जाएगा तब डिफिसिट क्रिएट होगा, बीपी डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऊपर गया तो बीपी सरप्लस में जाता है। तो ये जब डेफिसिट में चला गया तो तब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिप्रिसिएशन चालू होता है एक्सचेंज रेट का। और जब भी डिप्रिसिएशन चालू होता है तो एक्सपोर्ट राइजेस। इसका मतलब क्या होता है, आईएस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है ऐसे। और बाद में जाके इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेटल होता है। तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, बाद में इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, तो इंक्रीज हो गया इनकम। का मतलब क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव। और इसका एकदम ऑपोजिट वर्जन जो है, जहाँ पे फिस्कल पॉलिसी में चेंज आता है, जिससे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाता है, तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ऐसे। और शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला जाता है तो बीपी सरप्लस में चली जाती है। उसके बाद एक्सचेंज रेट अप्रिसिएट करती है। अगर एप्रिशिएट कर जाती है तो एक्सपोर्ट्स घटते रहता है और इंपोर्ट्स बढ़ता रहता है। तो क्या होता है कि आईएस का फिर से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है, तो वो फिर से नीचे चली जाएगी और इक्विलिब्रियम फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा। तो ये बेसिक आइडिया यही है मंडल फ्लेमिंग का।
इसके बाद आता है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स के दो टाइप्स होता है मेनली, एक टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स में क्या होता है, इंपोर्टेड गुड्स में टैरिफ लगता है। वो टैरिफ एक टैक्स ही है बेसिकली। और उससे क्या होता है कि इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाता है टू मेक डोमेस्टिक गुड्स मोर कॉम्पिटिटिव। और बहुत सारे टाइप्स होते हैं टैरिफ्स के। एक होता है एड वैलोरम, स्पेसिफिक और कंपाउंड। एड वैलोरम मतलब परसेंटेज ऑफ द गुड्स वैल्यू। तो लेट्स जस्ट से कि एक गुड है, उसका प्राइस है ₹100। उसमें गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो प्राइस का 10% विल बी द टैक्स वैल्यू, मतलब ₹10। तो अगर एक गुड का जो प्राइस है उसमें एक परसेंटेज वाइज टैक्स इम्पोज होता है, उसको हम बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। और स्पेसिफिक टैक्स होता है अगर प्राइस के ऊपर हम बोलते हैं कि ₹5 टैक्स लग गया। परसेंटेज वाइज नहीं, एक फिक्स नंबर का टैक्स लगा कि तुम जितना भी ट्रेड कर रहे हो, जितना भी वैल्यू ऑफ ट्रेड हो रहा है, पर यूनिट ₹5 टैक्स देना पड़ेगा। तो वो हो जाता है स्पेसिफिक टैक्स। और कंपाउंड टैरिफ क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक। ये है ट्रेड बैरियर्स। उसके बाद आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर कोटा। कोटा का मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स ही इंपोर्ट कर सकता है एक कंट्री, तो एक लिमिट इम्पोज हो जाता है। लिमिट इम्पोज हो जाता है इंपोर्ट्स के ऊपर। सब्सिडीज भी दिया जाता है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू लोअर देयर कॉस्ट। वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह, ये सब नॉन टैरिफ बैरियर्स के एग्जाम्पल्स है। और इसके बाद आता है डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्टिंग अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन इज डोमेस्टिक प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तब होता है जब एक कंट्री क्या करती है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना गुड एक्सपोर्ट कर रही है। और तो लेट्स से कि दो कंट्री है, और कंट्री ए कंट्री बी में अपना गुड एक्सपोर्ट कर रही है। तो कंट्री बी में उस गुड का जो भी प्राइस चल रहा है डोमेस्टिक प्राइस, उससे कम में वो उससे कम प्राइस में वो बेच देती है कंट्री ए। तो क्या होता है, ज्यादा गुड्स उस प्रोडक्ट के मार्केट में मिलने मिलने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि कंट्री बी गेट्स वर्स ऑफ। तो इसके भी तीन टाइप्स का डंपिंग होता है, प्रेडेटरी, स्पोरेडिक और परसिस्टेंट। प्रेडेटरी मतलब टेम्पोररीली सेलिंग एट अ लॉस टू एलिमिनेट कंपिटिटर। जैसे कि मैं बोला कि कंट्री ए के प्रोड्यूसर्स कम दाम में बेच देते कंट्री बी में, तो वहां के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं प्राइस को। तो क्या होता है कि लॉन्ग रन में वो कंपिटिटर्स एलिमिनेट कर जाते हैं वो मार्केट से। स्पोरेडिक का मतलब हुआ कभी कभार एक्सपोर्ट करते हैं लो प्राइसेस में, ऐसा। और परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली एकदम एक्सपोर्ट करते रहते हैं टू गेन मार्केट शेयर इन कंट्री भी। ठीक है। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स होता है। पॉजिटिव होता है कि लोअर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स, और नेगेटिव है कि harms domestic industries, leads to job losses, and can trade wars, can trigger trade wars। और एंटी डंपिंग पॉलिसीज भी होता है जो कि डब्ल्यूटीओ इम्पोज करती है। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स बहुत सारे हैं, जीएटीटी, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है और एग्रीमेंट्स है। और ये सब भी मतलब इन सब के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि
कब, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब वो हुआ था, गैट को रिप्लेस किया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेस गैट इन 1995, ऐसा ऐसा। तो आईएमएफ का क्या फंक्शन है, गोल क्या है, इस सब के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यही है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल इको के ऊपर। तो और अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया उसके ऊपर कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर पढ़ना है तो प्लीज एडुश्योर के यूजीसी नेट कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।